गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे आज डिटर्मिनेंट आपका चैप्टर नंबर 2। तो देखो सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट देखो मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट, है ना। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। तो डेफिनेशन पढ़ लो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। जैसे आपके पास 2x2 का डिटर्मिनेंट है, जैसे ये देखो, इसको ज्यादातर डेल्टा से डिनोट करते हैं, या ए बोल लो इसको, ठीक है। मान लो आपके पास ये मैट्रिक्स है ए, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 × 4 4, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6 और बीच में माइनस, तो ये बन जाएगा -2, ठीक है। इसी तरह अगर आपको 3x3 का करना है, 3x3 का करने के लिए क्या करो, 1 2 3 3 2 1 1 2 3। अच्छा अब इसका क्या करो, इसको सॉल्व करो। इसको कैसे करना है, पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस, तो यहां लिखो +1, इसके सामने रो और कॉलम छोड़ दो, 6 - 2, फिर यहां लिखो -2, इसके सामने रो और कॉलम 9 - 1 और फिर +3, ये बनेगा 6 - 2। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 4 - 14 16 और ये बना 4 3 = 12, तो ये 0 हो गया। तो अब लिख सकते हो कि एक नोट लिख लो, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उसमें ए को बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 है तो ए को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट नोट है जो अब नोट कर लो। पहला तो यही सेम हो गया, इफ ए इज सिंगुलर, पहला तो अब यही नोट कर लो, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ये भी 0 होगा। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो जैसे ये देखो, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ध्यान से देख लो, इसका सॉल्व करके देख लो, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको सॉल्व करके देख लो, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तीसरा, तीसरा नोट क्या लिखो, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को ना इस तरीके से भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कैसा लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और फोर्थ, अच्छा इसके बाद ना, वैसे तो आपकी सिलेबस में प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक, हमारी तरफ से सजेशन है कि आप लोग पढ़ लो प्रॉपर्टीज, क्योंकि समझने में क्या जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए ना एक किस्म का शॉर्टकट है, वरना फिर आपको लॉन्ग कट मेथड से करना पड़ेगा। तो इसको एक बार समझ लो। देखो पहली प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है और अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो दोनों इक्वल आएंगे। समझ आई बात, इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट है और उसका ट्रांसपोज है तो वो दोनों इक्वल आते हैं, ये मतलब है इसका। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे एग्जांपल देखो, ये आपके पास
कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1 1 2 3, आप इसका ना डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, 0 हो जाएगा, चेक करके देख लो। और इसी तरह ना अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालो, इस रो को यहां ले आओ, फिर इस वाली रो को यहां ले आओ, और इस रो को यहां ले आओ। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो तब भी 0 होगा, आप चेक करके देख लो। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसपोज हो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, जरूरी है, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे ये शॉर्टकट का काम करेगी। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरी प्रॉपर्टी देखो, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। मतलब देखो इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी 1 2 3 4 5 6, ये कहता है कि अगर आप कोई भी दो रो या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ना वो 0 हो जाएगी। मतलब कि अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हो, C1 और C2 को इंटरचेंज करते हो, तो आपकी जो वैल्यू है ना 0 नहीं हो जाएगी। 0 बोला हमने, 0 नहीं होगी, हमने गलत बोला। अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हो, जैसे आपने C1 और C2 को इंटरचेंज किया, तो बाहर आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है। अगर आप कोई भी दो रो या दो कॉलम को इधर उधर करोगे, इंटरचेंज करोगे, तो उस केस में आपका जो डेटा माइनस साइन है बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। ये कहता है कि अगर आप कोई भी दो रो या दो कॉलम एक जैसी हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। मतलब देखो, जैसे ये देखो, ये दिया हुआ है 1 2 3 ए बी सी 1 2 3। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों कॉलम सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब लिख सकते हो बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये क्यों 0 होगी, क्योंकि ये दोनों सेम थी। अब इसको लिख सकते हो आइडेंटिकल। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant is expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two more determinants। क्या मतलब है, देखो इसका, जैसे मान लो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, डी प्लस ई, एफ प्लस जी, एच प्लस आई, 1 2 3। ये कहता है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि आप इस डिटर्मिनेंट को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। मतलब कि यहां लिख सकते हो ए बी सी, और यहां लिख सकते हो बी सी ए। हमने इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आपने देखो, अब ऐसा नहीं है कि यहां पे लिख दो डी एफ एच, गलत हो जाएगा। एक टाइम पे एक ही रो या कॉलम टूटेगी, बाकी सारा सेम रखना है, बाकी सारा सेम, डी प्लस ई, एफ प्लस जी, एच प्लस आई, 1 2 3, डी प्लस ई, एफ प्लस जी, एच प्लस आई, 1 2 3। देखो हमने बाकियों को नहीं ब्रेक करना है। अगर आपको यहां पे अब इसको ब्रेक करना है तो इसके भी दो डिटर्मिनेंट आएंगे और इसके भी दो आएंगे, ठीक है। जैसे आप इसको ब्रेक करते हो, यहां लिखो ए बी सी 1 2 3, अब यहां देखो डी एफ एच, ठीक है। अब यहां पे देखो, देखो बाकी हमने दोनों सेम रखी हैं, अब दूसरी वाली रो को ब्रेक कर रहे हैं। यहां पे क्या आएगा, ई जी आई, और यहां पे 1 2 3, और ये वाला डिटर्मिनेंट सेम लिख दो यहां पे। देखो जरा इसको, चौथी प्रॉपर्टी,
ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the determinant is k times the original determinant। मतलब क्या मतलब है इसका? जैसे देखो, मान लो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 3 2 1। हम ना इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इस डिटर्मिनेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में ये 3 जो है ना, आप हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, हर एक के साथ 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में अगर आपकी मर्जी है, आप या तो 3 इसके साथ कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बाकी सारे सेम रखने हैं, बाकियों को चेंज नहीं करना है। अगर आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे एक और 3 होना जरूरी है। अगर आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो एक 3 3 चाहिए। तो अगर आपके पास 3 3 है तो फिर आप कर सकते हो, पहला वाला इसके साथ, दूसरा वाला इसके साथ, दूसरा वाला 3 इसके साथ, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और ये वाला 3 इसके साथ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। लेकिन मैट्रिसेस में क्या होता है, मैट्रिसेस में ये 27 है, 27 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, वो किसी एक रो या कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तभी तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना ये वाली, अगर आपके पास के ए डिटर्मिनेंट है तो के की पावर n बाहर आएंगे। अगर ए का ऑर्डर n इंटू एन है ना, जैसे इसमें से देखो, इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है, तो एक 3 यहां से बाहर आएगा, एक 3 यहां से बाहर आएगा, एक 3 यहां से बाहर आएगा, तो कितने 3 बाहर आएंगे? 3 3 बाहर आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी आप पढ़ के आ रहे हो। देखो इसको भी यहां तक, फिर अगली बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 देन इट्स वैल्यू इज 0। मतलब किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में 3 0 हो तो वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। जैसे ये देखो, इस रो में 3 0 है, ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी टोटल इतनी थी, बस यही प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। अब ये मत बोलना सर हमारे सिलेबस में नहीं है, अरे ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट तुम्हारे लिए शॉर्टकट है। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में जिसको बोले एक्सपैंड करो, तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करके आप 2 सेकंड में एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, ये फायदा होगा इसका। चलो जी, देखो जरा एक क्वेश्चन, अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है, ए सिंगुलर है, देन एक्स निकालना है। अगर ए सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 0 हो जाएगा। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, -1, इसको इससे मल्टीप्लाई, -4x, तो -4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1/4। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको यहां तक, फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में है। ठीक है, ये मत बोला नहीं सर ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में है। अब इसमें क्या करना है, देखो आपके पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, पहले तो आपको इसको सॉल्व करना है, फिर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू दोनों बतानी है, तो उसके बाद ऑप्शन चूज करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको एक्सपैंड कर लो, करो एक्सपैंड इसको। ये 1 इधर से, 1 + cos²x, फिर ये बनेगा -cos x, -cos x + cos x, ये 0 हो गया। देखो ध्यान से, -cos x + cos x 0 हो गया, फिर आगे 1,
cos स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो इसको ऐड कर लो तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कौन सा करेक्ट है? देखो इसमें ना ये तो इनकरेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है ना। चूज द ऑप्शन, तो ये तीनों तो ये है ही नहीं, है ना, क्योंकि इसने बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इससे ये बचल रहा है कि डी करेक्ट है। आपको बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो डी कैसे करेक्ट आएगा, इसको साइन में चेंज करो, तो 1 प्लस कॉस को साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा 2, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये वाला करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है। देखो सेकंड वाला ऑप्शन भी है इसमें, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें, देखो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं था, है ना, तो इससे बचल गया कि डी करेक्ट है। लेकिन फिर भी हम बाकी निकालेंगे। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, और मिनिमम वैल्यू -1। फिर आपको चाहिए साइन स्क्वायर एक्स, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि 12th में पहुंच गए ना, पता नहीं है, ऐसे लिख देते हैं। ऐसे करोगे तो ये गलत होगा। देखो यहां पे 0 आता है, कैसे? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू -1 और 1, इनके बीच बड़े सारे नंबर आएंगे, 0 भी आएगा, 0.5 भी आएगा, -0.5 भी आएगा, है ना। अब आप हर नंबर, इसका मतलब पता है क्या, अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हो ना, इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर एक्स सिर्फ 1 के बराबर है, इसका मतलब ये है। लेकिन क्या, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 0.25 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 0 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 0.25 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 1 आएगा। तो क्या सिर्फ 1 आ रहा है? तो सबसे छोटा नंबर 0 आ रहा है और सबसे बड़ा नंबर 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 रखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या चाहिए? इसके बाद आपको चाहिए माइनस, चाहिए माइनस से मल्टीप्लाई करो। आपको पता होगा जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, ये पता होगा, अपने 11th में बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस करो, ये बना 2 माइनस 1, ये हो गया 2। अच्छा अब इसमें 2 भी है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको भी 2 से, 2 इंटू 1, तो ये 4, ये आपका डेल्टा है और ये आपका 2 है, तो 2 पहले लिख दो। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये आपकी मिनिमम वैल्यू। देख लो इसने क्या बोला था, मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 4, इसलिए आपका डी करेक्ट हुआ। देखो इसको एक बार यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है ए इज अ 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है? डायगोनल मैट्रिक्स देखो, ये होता है A11, ये होता है A22, ये होता है A33, बाकी सारे 0 होते हैं, यही होता है ना। अब इसकी वैल्यू डाल दो, ये देके रखे हुए 1 5, देखो ये दिया 1 5 और -2। अब हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो निकाल दो इसका डिटर्मिनेंट। तो ये बनेगा 1 -10 -0, आंसर हो जाएगा -10। ये लो जी, -10 हमारा आंसर। देखो इसको भी, यहां तक ये भी हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ए का डिटर्मिनेंट 3 है, बी का डिटर्मिनेंट 5 है, आपको ये निकालना है। 2ab का डिटर्मिनेंट, पहले तो आप यहां पे के ए वाली प्रॉपर्टी लगाओ, के की पावर n बाहर आते हैं,
है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां पे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 है, तो n यहां पे 2 है, तो 2 की पावर 2 बाहर आ जाएंगे, पीछे बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ए बी। इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए का डिटर्मिनेंट कितना है 3, बी का डिटर्मिनेंट 5, तो बनाएगा 15 इंटू 4, पंद्रह इंटू 4 तो कितना गलत क्यों हो गया। तो यहाँ ठीक करना, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन ऑर्डर 3 है, ठीक है, n 3 है, यहाँ ठीक करना, 2 का क्यूब आएगा, तो ये बना 15 इंटू 8 120। देखो इसको भी, ये भी हो गया। चलो जी अगला, नेक्स्ट, ये ठीक करना, ये ना डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस नहीं है, ठीक है, इसको ठीक करना। ये क्या देके रखा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, चलो करो सॉल्व इसको, क्या बनेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, x इक्वल टू 3, कुछ समझदार बच्चे इस तरीके से भी आंसर लिख के आते हैं, x इक्वल टू 3, ऐसे मत कर देना, ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस नहीं है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, 2x 12 5 60, 18 प्लस 20, है ना, 18 प्लस 20 कितना बनेगा, ये 2x इज इक्वल टू 38। बड़ा अजीब आंसर आ रहा है ये, रुकना जरा क्वेश्चन चेक करते हैं, इसका क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। यहां पे ठीक करना, यहाँ पे x है, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, तो ये बना 2x स्क्वायर इक्वल टू 98, 38 38 38 38 38 प्लस 60 98, तो ये बना 49, x स्क्वायर इक्वल टू 49, यहाँ पे प्लस माइनस, तो x होगा प्लस माइनस 7। देखो जी इसको, ये भी हो गया। नेक्स्ट अगला देखो, ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, कल करेंगे इसको डिस्कस, ये आप घर पे जरूर ट्राई करना, ये जरूर ट्राई करना घर पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसको देखो, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 9 दिया है, आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 9A इनवर्स। अभी सिखाया 9 बाहर निकालो, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 है, 9 का क्यूब बाहर, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो ये बनेगा 9 का क्यूब इंटू 1 बाई 9, तो ये 9 का स्क्वायर 81, 81 आंसर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, ठीक है, देखो इसको यहां तक 9 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अगला, ठीक है, बाकी अब हम आपको होमवर्क देते हैं, कल डिस्कस करेंगे, आपको होमवर्क दे रहे हैं बाकी, अब एक ये करके लाओ घर से, एक ये करके लाओ, ठीक है, उसके बाद एक ये करो, ये सारे आप घर पे करना, आज कल डिस्कस करेंगे, फिर ये करो, फिर ये भी कर लो, एक ये भी कर लेना, एक ये भी कर लो। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अब आपकी देखो पेपर में आपकी मर्जी है, आप इसको एक्सपैंड करो, नहीं तो अगर आपको प्रॉपर्टी आती है ना तो 2 स्टेप में आंसर हो जाएगा, वरना प्रॉपर्टी एक्सपैंड करने में लगे रहोगे,
ठीक है। अब ये वाला भी कल, ये होमवर्क है आपके सारे, ये हम कल डिस्कस करेंगे आपके साथ।